खबर है मैं खुशामदीद में हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। अपने मौजूद मेहमान का तारफ़ करवाने से पहले मैं रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। ईरान और अमरीका के पस पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं और ये भी बात हो रही है कि शायद पाकिस्तान दोबारा वेन्यू बने और कुछ जेनेवा की भी बात कर रहे हैं। बहरहाल वी आर देयर कि ये किसी तरीके से सिलसिला ख़त्म हो। चीन अमेरिका के दरमियान क्या जंग का ख़तरा बढ़ जाएगा? चीन के आराम से जहाज़ गुजर गए और उनको नहीं रोका और ये जो ब्लॉकेड थी ये ब्रीच हो गई, इसलिए मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा कुछ नहीं था। ईरान ने $270 बिलियन मांग लिए हैं अपने हमसाया मुल्कों से कि जो रेपरेशन के तौर पे या उसके जो नुकसानात हुए हैं इस हवाले से उसने एक दरख्वास्त भी दे दी यूनाइटेड नेशन में। मोसाद ने अमेरिका के रोकने के बावजूद जंग जारी रखने का ऐलान किया। ज़ाहिर है वहाँ से प्रॉब्लम आता रहेगा और उसको हमें डील करना है सेपरेटली या किसी तरीके से भी। यूरोप में वाकई इसराइल की हमायत ख़त्म हो चुकी है और अवाम तो बिल्कुल ही उनके नहीं है और एक सिर्फ रूलिंग एलीट जो है यूरोप की या अमेरिका की उसमें है यहूदी लाबी या जो एक फाइनेंशियल सिंडिकेट उनका। इस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात की, $100 बिलियन कह रहे हैं हम लेके आएंगे दुबई से, और दुबई में तकरीबन पिछले 8-10 सालों में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट अगर कह लें अगर हवाले से नहीं गई या ब्लैक मनी क्या जो भी है चलें ले आएँ भाई, उनको एमनेस्टी दे दें अगर हो सकता है। और दूसरा ये कि बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि आपके पास 47,000 मेगावाट की आपके पास कैपेसिटी है। लोग लाहौर में आज बार बार मुझे फ़ोन आते रहे कि लोग तंग हैं कि यार 8 बजे दुकानें बंद कर रहे हो, बिजली भी बंद कर रहे हो, तो ये कैसे चलेगा। मेरे साथ मौजूद जनाब जनरल तारिक रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। कोई किसी तरीके से तो चूँकि जंग और जंगें देखते रहे हैं, ये ट्रंप साहब समहाउ नहीं एक्सेप्ट कर रहे और वो कोई ना कोई क्लमजीली ऐसी हरकत करते हैं। अब ये जो इन्होंने ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड की है वो भी ब्रीच हो गई, तो वाई डोंट नहीं आएगा ये नेगोशिएटिंग टेबल पे? देखिए उसके अलावा हल ही कोई नहीं काजी साहब। नेगोशिएशन टेबल पे आने के अलावा ना ईरान के पास हल है और ना ही हल है अमेरिका के पास। 6 हफ्तों तक तो लड़ चुके, पूरा जोर लगा के देख लिया और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। ना रजीम चेंज हुई, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंप्लीट तरीके से खोल सके और ईरान भी सैंक्शन नहीं हटवा सका। और दोनों को पाकिस्तान की बात सुन के अपने इंटरेस्ट में पाकिस्तान आना पड़ा। और पाकिस्तान से देखिए मैसेज बड़ा अच्छा गया कि दोनों की जो स्टेटमेंट थी, ठीक है एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, निसफ सदी का ये किस्सा है, 47 ईयर से एक दूसरे से नंबर आजमा है, तो एक रात या दिन में तो मसले हल नहीं हो सकते थे। लेकिन दोनों ने पॉजिटिव बातें की कि जी मुस्बत भी एंगेजमेंट्स हुई, पहलू पे बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। और ईरानी डेलीगेशन ने भी लेकिन ये कह रहे हैं एक प्रोसेस था पाकिस्तान में जो हुआ है वो प्रोसेस कैसा था? देखिए डिप्लोमेसी भी प्रोसेस है, नेगोशिएशन भी प्रोसेस होता है। अब जैसे बात शुरू होगी है कि पाकिस्तान में शायद इसका जो है अगला इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 हो, तो काफ़ी सारी खबर ये जनरल साहब आज ये खबर आई है बाकायदा तौर पे कि पाकिस्तान ही इसका जो है वो अगला वेन्यू होगा, क्योंकि जो ईरानीज हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बजाय इसके कि कोई और वेन्यू रखा जाए। देखते हैं कि कौन सा वेन्यू होता है। सर दो इख्तलाफात थे, दो इख्तलाफी निकात थे, वो ये थे जिस पर जो है मुआहिदा नहीं हुआ। जो जेडी वेंस ने कहा, उन्होंने कहा कि ईरान को हमने कहा था कि जो यूरेनियम है अफसुदा यूरेनियम वो किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए, बल्कि वो कह रहे थे कि हमारे हवाले किया जाए। और नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार जो है वो हासिल नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट थे जिन पर जो है वो इख्तलाफ हुआ और मुआहिदा नहीं हो सका। आज रूस ने जो है वो एक तजवीज़ दी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रशिया जो है वो ले जा सकता है ईरान से, अगर ईरान चाहे कि यूरेनियम उनके पास मुंतकिल की जाए तो वो इसके लिए तैयार है। कहीं ऐसा मुमकिन है कि ईरान जो है वो इस पर मान जाए और अगला जो वेन्यू डिसाइड पाया है या अगले जो दोबारा तैयार हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, यही 2 पॉइंट्स जो हैं वो पसे पर्दा हल हो चुके हों? देखिए आपको पता ही होगा, मेरा ख्याल है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव साहब आज चाइना में मौजूद है और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और यूएई के भी क्राउन प्रिंस जो है खालिद बिन मोहम्मद बिन अल नहयान वो भी चाइना पहुँचे हुए हैं। तो ये चाइना की इम्पोर्टेंस है और चाइना और रशिया जो है दोनों देखें एक स्ट्रेटेजिकली तौर पे काफ़ी करीब आ चुके हैं और दोनों ही एससीओ में और ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो चाइना देखें, और जैसे काजी साहब ने कहा कि डिस्पाइट ब्लॉकेट उनके जहाज़ वहाँ से आ जा रहे हैं और पाकिस्तान के भी अल्लाह के फजल से जहाज़ जो हैं मतलब फुल ज़्यादा तो नहीं लेकिन उनकी आमदरफ्त भी वहाँ पे जारी है। तो ब्लॉकेट बस ये है कि एक नैरेटिव का ब्लॉकेट है,
एक होम ऑडियंस को बताना है, एक प्रेशर टैक्टिक्स आप समझ लें और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बैक चैनल से दोनों ही बातचीत के लिए तैयार है और डिप्लोमेसी को दोबारा एक चांस देना चाहते हैं। यहाँ तक मैंने जेडी वाइल्स का जो था स्टेटमेंट आई टीवी में सुना, उसने कहा कि चाइना को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में हमें ट्रांसपेरेंट होना होगा और एश्योरेंस देनी होगी कि लॉन्ग टर्म में डिवाइस ना बनाए। अब ज़ाहिर है जैसे आप कह रहे हैं उसमें उनके पास 450-460 किलोग्राम का 60% इनरिचमेंट किया हुआ यूरेनियम मौजूद है और अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर तो आपको सिर्फ 3 से 5% चाहिए। उसमें आपने रिसर्च करनी है और उसको किसी एडवांस उसमें मेडिकल रिसर्च में या किसी भी रिसर्च में इस्तेमाल करना है तो फिर 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट वो जाती है वेपन ग्रेड में। तो थोड़ा चाइना को भी इसमें, ईरान को भी थोड़ा अपने आप को ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाना होगा और अमेरिका के साथ एक ट्रांसपेरेंसी से बात करनी होगी। लेकिन सर जो दोबारा इसकी मुज़ाकरात की बात हुई है और आज ये खबरें आई तो उसमें साथ साथ जो है वो अफवाहों का तूफान भी सामने आया और उसमें फेक न्यूज़ भी कहा गया कि यहाँ पर सदर ट्रंप जो है वो भी आएंगे। ये भी कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान भी आएंगे, कतर के अमीर भी आएंगे और हो सकता है कि चाइना से भी कोई बड़ी शख्सियत आए। तो इस तरह की जो मुज़ाकरात के साथ साथ जो अफवाहों का तूफान आ जाता है, इस पर जो है वो एहतियात भी तो होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकईतन ऐसी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है कि जो मुज़ाकरात हों? पहले जेडी वैंस आए जो कि नायब सदर थे, सदर ट्रंप भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल, देखें ये दुनिया जो है ना, किसे कहते हैं ना, आर्ट ऑफ कोई भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। और 2 जगहों का नाम लिया जा रहा है, एक इस्लामाबाद का जनरली जिसमें ईरान ने कहा है कि जी हम बिल्कुल इस्लामाबाद आने को तैयार हैं और अमेरिका ने भी मुस्बत इशारे दिए हैं, और दूसरा जेनेवा की अभी लेटली अमेरिका की तरफ से आए कि हम जेनेवा को भी कंसिडर कर रहे हैं कि वहाँ ये बातचीत हो। पर जहाँ भी बातचीत होगी, देखें बातचीत होनी चाहिए और पाकिस्तान की तो कोशिश है कि बातचीत से मामला हल हो। ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला ऐसा है मियाँ साहब कि इसका हर शख्स दुनिया का, हर मुल्क दुनिया का इससे अफेक्टेड है और अगर पाकिस्तान में होंगे तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान पे दोनों मुल्क एतबार करते हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब पे दोनों मुल्क ने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में उनका नाम ले चुके हैं और उस पर गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी भी हमारे फील्ड मार्शल साहब की है। ऑफ कोर्स साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब बड़े प्रोएक्टिवली एंगेजर है और पॉलिटिकल लेवल पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब वो भी इंगेजमेंट रहे। तो पाकिस्तान में हो तो मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान के स्टीचर में भी इजाफा होगा और इसको जो है इसके सक्सेस के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। जेनेवा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसे साहब जेनेवा में हम जाएं तो चल, कौन मोसाद की जो है जिम्मेदारी ले सकता है, कौन जिम्मेदारी ले सकता है इजराइल की? वो तो चाहेगा कि उनको हिट कर दे। बिल्कुल, हम तो उनको अपने JF थंडर थे हमारी और फिर वी कुड हैव अगर जरा सी कोई कुछ हरकत होती तो मेरे ख्याल में इजराइल के लिए खासी मुश्किल पैदा हो जानी थी अगर वो हमारे। तो ये मेरे ख्याल में जेनेवा में तो जाना सेफ नहीं होगा उनके लिए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी कंसर्न है। क्या ईरान वहाँ जाता है कि नहीं जाता? उसने पाकिस्तान को तो कहा है कि हम वहाँ आने को तैयार हैं। और देखिए पाकिस्तान काजी साहब, हमारा जो डेटरेंस है ना वो बड़ा क्रेडिबल है। हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। हमारे जो दुश्मन है ना, जो भी हैं, हमसाए हैं या डिस्टेंट हैं, हम उन्हें मॉनिटर करते हैं, हम उन्हें देखते हैं और वो जुर्रत करके तो देखे तो उनका हम मलिया मेट और सफाया कर देंगे, उन्हें पता है। लेकिन जनरल साहब, अगर जंग जो है वो बंद हो जाती है, जो कि बंद है अभी तक, जो है वो सीज फायर है, मुकम्मल जंग बंदी हो जाती है, अमेरिका जंग से निकल जाता है, मुसाद जो है वो चाह रही है कि जंग करना चाह रही है और नेतान्याहू जो है वो जंग करना चाह रहा है, और क्या अगर अमेरिका जो है वो जंग से निकल जाता है तो इजराइल अकेले जंग लड़ सकता है ईरान से या खलीज के मुल्कों को वो तंग कर सकता है? देखिए, अमेरिका की सपोर्ट आज इजराइल से हट जाए तो ये बच्चा जमुरा जो है ना, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। जब से 1948 से वजूद में आया है, हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर अमेरिका इसको देता है और पिछले 2 सालों में खबरें आई मियाँ साहब 13 बिलियन डॉलर दिए हैं। तो ये थोड़ा इससे हाथ हटाया जाए, इसको समझ आ जाएगी। और ईरान ने तो देखे इनका जो आयरन डोम, थार्ड और एरो और डेविड स्लिंग, क्या कुछ इसने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लिया हुआ था, उन सबको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ईरान के मिसाइल वहाँ पहुँचे। और ट्रंप साहब ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि भाई अगर जंग ज़्यादा तूल पकड़ती है, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं और इजराइल को भी उसको अच्छी तरीके से उसका तिया पांचा कर रहे हैं। देखिए, इजराइल नहीं चाहता, मेरे अपने ख्याल में सिर्फ नेतन्याहू ये चाहता है। इजराइल को तो मार पड़ रही है, उनको तो वहाँ कैजुअल्टीज हो रही हैं और वो लोग तो चीख पुकार कर रहे हैं और नेतन्याहू की गवर्नमेंट सिर्फ 1 या 2 वोट से कायम है। आपको पता है
2022 में जब ये बना प्राइम मिनिस्टर तो 64 वोट इसके पास थे टोटल, वो भी कोलिशन के। और उसके बाद फिर अभी आजकल कहते हैं कि 61 या 62 सिर्फ रह गए इसके, एक या दो बंदे टूटे तो इसकी गवर्नमेंट वैसे ही टूट जाएगी। और फिर दूसरा एप्स्टीन फाइल का जिक्र आ जाता है बीच में, जिसका मेरा ही अपना ज़ाती ख्याल है कि इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है ट्रंप के ऊपर कि भाई किसी न किसी तरीके से तुम वार मॉन्गरिंग करते रहो। और एक जैसे का ब्लॉकेट अनाउंस कर दिया, भाई किस काम का ब्लॉकेट, आप तो बैरी बैठे पीछे ले गए अपने। जल साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो ईरानी जो मिसाइल हैं उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए और इजराइल पर भी हमले किए गए, अमेरिकी जो तनसीबात हैं उन पर भी हमले किए गए। कमाल हुआ उसमें देखा गया कि 39 दिनों की जंग में ईरान ने बाकायदा तौर पर जंग लड़ी। लेकिन कल की एक और मिसाल कायम हुई है कि कल जो नाकाबंदी की गई थी, इसी टाइम पर, इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो एक नाकाबंदी की गई अमेरिका की जानिब से। और आज खबर आ रही है कि 4 जहाज जो कि ईरानी बंदरगाहों से, जिसमें बंदर अब्बास है, इमाम खमैनी बंदरगाह है और दीगर जो ईरानी बंदरगाहें हैं, वहां से आयल लेकर भी आए, वहां से तिजारती जहाज भी गुजरे और चाइना के जहाज भी थे जो कि आबनाए हरमूज जो है वो पार कर ली उन्होंने। सर, सवाल ये है कि जो अमेरिका है वो तो दावा करता था कि ईरान की जो नेवी है उसको तबाह कर दिया गया है, और चंद दिन पहले ये देखा गया कि ईरानी बहरिया ने बाकायदा तौर पर अमेरिकी लड़ाका जो जहाज थे वहां पर बहरी, उनको बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी की कि 30 मिनट के अंदर अंदर यहां से निकल जाए, और निकल गए। तो फिर आज भी ऐसा हुआ। क्या अमेरिका खुद नाकाबंदी एक इसलिए लगा के बैठा हुआ है कि जंग से भी निकलना है और अपनी बर्तरी भी साबित करनी है? देखिए, ब्लॉकेड एक तो एक्ट ऑफ वॉर होता है, इन्होंने उसको पब्लिकली अनाउंस तो कर दिया है, बट साथ कहा है कि जो जहाज जा रहे होंगे ईरान के अलावा बाकी मुल्कों की तरफ, कुवैत की तरफ, यूएई की तरफ, बहरीन की तरफ, कतर की तरफ, उन पे पाबंदी नहीं होगी, वो ये जा सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि ईरान के जहाज़, आज बिल्कुल कंफर्म खबर है कि ईरान के तेल के जहाज़ वहाँ से निकले हैं और कह रहे हैं पाकिस्तानी जहाज़ भी वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये पार्शियल ब्लॉकेड है। और साथ ही ट्रंप ने रात को तो कहा ब्लॉकेड, और सुबह साथ ही नरमी दिखा दी कि ईरान से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं और शायद अब हम बातचीत वो करने को तैयार है, हम बातचीत करेंगे उनसे। तो ये देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर, नैरेटिव अपना प्रमोट करना, अगले पे प्रेशर डालना, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेना और डाल के पे थोड़ा सा बैक ट्रैक करना। तो अमेरिका थोड़ा सा बैक ट्रैक बिल्कुल इसमें अच्छा जल साहब, एक और भी बात है, बल्कि खुर्शीद महमूद कसूरी हमारे प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने वली नसर साहब के हवाले से ये बात की थी, जो उनके घर रात को डिनर कर रहे थे, कि ईरान के अवाम ये कहते हैं, ईरान के अवाम, हालांकि उनके जो अपेक्स लीडर हैं उनका तो फतवा भी मौजूद है, लेकिन अवाम कहते हैं कि यार ये अज़ाब तो हम पे इसलिए नाज़िल हुआ है कि हमारे पास एटम बॉम्ब नहीं है। तो और फिर अब मेरा ख्याल है कोई प्रेशर का जवाब नहीं रहा कि एन टॉक्स के दरमियान उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, और जो 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 रवैया अमेरिका का और उसका रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो भी हो वो बम फोड़ेगा। डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट? देखिए, मैं जहाँ NDU में पढ़ाता था 2004 से 2007, तो एक दफ़ा ऐसी बात जैसे होता है कि गेस्ट स्पीकर आते हैं, एक UK का गेस्ट स्पीकर आए हुए थे, बातचीत ऐसी हो रही थी, तो मैंने ऐसी बात, ये देखें 2004-05 की बात है, आज से 20 साल पहले की, तो मैं उनसे ऐसे बातचीत कर रहा था UK के डिप्लोमेट से। तो मैंने कहा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम? उन्होंने कहा, जी हमारे ख्याल में ईरान इज अ न्यूक्लियर पावर। ये मैं 20 ऐसे बात कर दी उसने। अच्छा, तो अब देखें, हम तो ये समझ रहे कुछ बना रहे हैं, लेकिन पता ये चला कि उनके इमाम खमीनी साहब ने ये फतवा दिया हुआ था कि ये ये हराम है, हम ये नहीं बनाएंगे। लेकिन अब देखें, अगर तो बना लेते तो फिर आज जैसे हालात देखने ना होते इनको। और फिर अभी भी शायद क्लैरिटी नहीं है कि कहते हैं पीसफुल पर्पसेस, भाई अगर पीसफुल पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हो, जनरल साहब यही तो बात है, 60% किसने किया हुआ है? सर यही तो बात है कि ये कहा जाता है, बहुत से शवाहिद और बहुत से जो हैं वो इस तरह के, जिस तरह आपने बयान किया अभी तक, अभी के उनके पास, ईरान के पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है, या तो ईरान इसको जो है वो इसका इजहार कर दे, या फिर ईरान जो है वो इसको बाकायदा तौर पर वाज़े कर दे कि उनके पास नहीं है। आई थिंक उनके पास न्यूक्लियर डिवाइस नहीं है, उनके पास नहीं है। होता तो ये 2 जंगों में इतना जो नुकसान करा लिया, इतनी अपनी लीडरशिप को मरवा लिया, अपने जो थे रहनुमा आयतुल्लाह खamenei साहब, उनको शहादत दे ली, और अली रिजानी साहब को देखें वो शहीद हो गए, IRGC के कमांडर शहीद हो गए। तो इतनी शहादतें कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत थी? उनके पास एक इनरिच किया हुआ यूरेनियम, जैसे खुद मानते हैं 60% हमने किया हुआ है, तो 60-65% किया हुआ इनरिचमेंट मौजूद है। लेकिन मैं ख्याल न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में टाइम लगता है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है
वो आई थिंक वो उनके पास नहीं है अभी, तो होती तो बना चुके होते। अभी वो किस लेवल पे हैं जो 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 एनरिच किया है? वो 60% पे है। तो हाउ मेनी? और 90% अगर आप हो जाए 90%, तो फिर आप जो डिवाइस बना सकते हैं। तो अभी भी 30%। हाउ लॉन्ग इट टेक्स? ज्यादा अरसा नहीं लगता फिर उसमें, क्योंकि 60 से 90% आप जल्द कर लेते हैं। और फिर फौरी तौर पर जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब और वार हेड आ जाता है, या उसमें भी आगे टाइम लगता है? देखो उसमें टाइम लगता है, देखिए ना। अब फिर आपको एक डिलीवरी मीन भी चाहिए। आम जहाज तो उसको डिलीवरी नहीं कर सकता। फिर आपके पास देखिए उस कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिवाइस या आपका मिसाइल या आपका जहाज लेके जा सके। तो आई थिंक अभी इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वहां तक पहुंचे। और ये जो मिसाइल जिनके पास हैं, दे आर अनएबल टू कैरी। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, देखिए, बट हमारे पास है, हमारे पास हमने तो ऐलान किया हुआ है जी, हमारे पास है। और उसमें डिस्टिंग्विश भी होती है कि ये मिसाइल जो है ये ले जा सकते हैं, ये नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास तो कई उसके मतलब रेंजेस हैं और काफी सारे। कितनी अफसोसनाक बात है कि इतनी मौलिक चीज जो दुनिया इस पे नहीं होनी चाहिए, यही सिक्योरिटी की एक वजह बन जाती है। जल साहब, थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज सो काइंड टू एनलाइटन अस ऑन ऑल दीज वेरी कम्प्लेक्स इश्यूज। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बातें भी करेंगे और मैशियत की बात करेंगे और आपकी बिजली के साथ जो हाथ हो रहा है वो भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब साजिद हबीब साहब। मैं एक तो इसी तरफ आता हूं कि कल मैं सुन रहा था कि ये जो ब्लॉकेड, सो कॉल्ड ब्लॉकेड है, जो ब्रीच भी हो गई है। कहा जाता है कि एक ही जहाज है और वो भी पता नहीं कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, जो माइंस को क्लियर कर सकता है। तो ये इस तरह क्या समझते हैं आपके हजम करना मुश्किल हो रहा है इसके लिए, अमेरिका के लिए, कि ये अब जाहिर है एक शिकस्त तो से हो ही गई है। तो डू यू सी कि ये आगे प्रोसेस बढ़ेगा और दोबारा से हम गुफ्तगू की जानब बढ़ रहे हैं? साजिद हबीब साहब। बिल्कुल, ये एक सिर्फ जिसको कहते हैं खिफत मिटाने के लिए एक कोशिश है उनकी कि अपनी कोई प्रेजेंस शो करें। हालांकि भाई अभी 10 दिन 15 दिन पहले, 20 दिन पहले तो आपके बड़े बड़े कैरियर यहाँ से वापस चले गए थे जब उनके ऊपर थोड़ा बहुत उनके ऊपर कुछ इनकी वो जो है रॉकेट्स या चीज़ें गिरी थी। तो बल्कि सही कहा था किसी ने कि सबसे पहले यूरोपियन या किसी और नेवी ने नहीं, अमरीकी नेवी ने ट्रंप को ना की थी कि हमने इस जंग में नहीं घुसना। तो ये सिर्फ फिर प्रेशर टैक्टिक्स है। और आपने देखा कि साथ कहीं ना कहीं से पॉजिटिव खबर भी आ जाती है, मुस्बत खबर भी आ जाती है ईरान की तरफ से भी, उनकी भी तरफ से भी, कि जंगबंदी बढ़ जाएगी या हम इसके बाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारी हो रही है। एक प्रेशर टैक्टिक्स है। इतनी बड़ी सुपर पावर को एक खिफत उठानी पड़ी है, अपने मुल्क के अंदर उनके ऊपर प्रेशर है, आलमी प्रेशर है, बड़ी बड़ी कुव्वतें जो चीन है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ ही उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो आई थिंक ये एक सिर्फ एक खिफत मिटाने के लिए ये सारा कुछ है। जैसे आपने कहा कि मैं अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी देख रहा था कि बहुत से जहाज, इन्होंने कहा जी ईरान स्पेसिफिक जहाज हम नहीं आने जाने देंगे, बाकियों को फ्रीली आने जाने देंगे। तो सब गुजर रहे भाई, तो फिर किस चीज़ का ब्लॉकेड है? और जंग आपने शुरू की उससे पहले तो ब्लॉकेड कोई नहीं था। तो अब आप ब्लॉकेड लगा रहे हैं कि ब्लॉकेड खोल रहे हैं? पहले तो ये इनको क्लियर होना चाहिए। आई थिंक जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक्स है। एयर मार्शल साहब, जो अभी आपने समुद्री नाकाबंदी की बात की है, खिफत की बात की है, खिफत है या ये शिकस्त है? क्योंकि इतनी बड़ी नेवी जो कि ये दावा कर रही थी कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान की नेवी जो है समंदर की तहों में जो है वो मौजूद है, और वो नेवी जिसने बाकायदा तौर पर वहां नाकाबंदी की कल इस वक्त पे, और अब 4 जहाज जो हैं वो गुजर चुके हैं। वो जहाज जो ईरानी बंदरगाहों से होकर आए और वहां से बाकायदा तौर पर आयल और तजारती माल जो है वो वहां से लेके आए और वहां से गुजर गए और चीन की तरफ चले गए और दीगर ममालिक की तरफ चले गए। तो ये नाकाबंदी है या शिकस्त है? क्योंकि उनके जब जहाज आए थे तो पासदारान इनकलाब ने उनको वार्निंग दी और वो भाग गए। वहां पर तो उनका जेराल्ड फोर्ड भी है, वहां पर तो उनका जो है वो यूएस अब्राहम लिंकन भी है और उनके बाद ट्राइपोली भी है। तो फिर आगे क्यों नहीं आते? नाकाबंदी इस तरह की क्यों नहीं करते? चाइना ने भी धमकी तो दी है। आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि जब आप जी कहते हैं कि मैं इस मकसद के लिए ये अपनी जो मिलिट्री कुव्वत है, बहरी कुव्वत है, इसको लेके जा रहा हूं, वो ऑब्जेक्टिव आपका है कि आपने ईरान की जिनसे तजारत हो रही है उन जहाज़ों को नहीं गुजरने देना,
जब वो हो रहा है और आप चीन के जहाज भी गुजरे यहां से, तो ये आप ऑब्जेक्टिव ना अचीव कर सके तो ये आपकी शिकस्त होती है। तो मैं इस बात से एग्री करता हूं। वो तो मैंने वैसे कहा कि खिफत में, बिकॉज बहुत बड़ी पावर थी, उसने कहा जी मैं ब्लॉकेट करूंगा, गुजरने नहीं दूंगा। ये प्रैक्टिकली उनकी एक और शिकस्त है। इससे बेहतर होगा कि ये तमीज के दायरे में आके और अपने आप को कोई सेहूनी लॉबी के चुंगल से निकाल के अपनी इज्जत बहाल करें, वरना वो इनको, सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन बड़े बड़े वर्ड यूज करें, वो अपने इनको जलील करवाता रहेगा, ह्यूमिलिएट करवाता रहेगा जो इजराइल है। तो एयर मार्शल, जब जो तारीख है वो बरी पड़ी है कि जो शिकस्त खुर्दा होते हैं वो जंग का तावान देते हैं। आज ईरान ने यह कहा कि जंग का तावान जो है वो उन्होंने खलीजी ममालिक से मांग लिया है। 270 अरब रुपए उन्होंने कहा, अरब डॉलर सॉरी, उन्होंने कहा कि हमारा नुकसान हुआ है, जो खलीजी ममालिक दें, क्यों ना ये जंग का तावान जो है वो अमेरिका और इसराइल दे, क्योंकि वो हमलावर तो वो थे और जारे वो थे और उन्होंने आके हमला किया और वो शिकस्त खुर्दा है। जब हमने ये कॉन्फ्लिक्ट जब चल पड़ा था तो हमने मिडवे कहीं बात की थी, तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि देखिए अमेरिका की आदत क्या है कि कुवैत के ऊपर कब्जा करवाया इराक से, फिर मिलिटरीली आके वो कब्जा छुड़वाया, अपना सारे नेटो को अपने और सारे गल्फ को अपने हथियार बेचे, F-16 बेचे, दूसरे जहाज बेचे, स्कड बेचे और पेट्रियट बेचे, और उसके बाद जब लिबरेट करवा लिया उसी कुवैत को तो $100 बिलियन का बिल कुवैत को दे दिया। तो प्रैक्टिकली तो ये तवान जो है अमेरिका इजराइल को पे करना चाहिए, जो मैं नहीं समझता करेंगे। तो दूसरी ऑप्शन यही थी कि जिन ममालिक ने अड्डे दिए जिनको इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला हुआ है, तो दूसरी ऑप्शन तो यही बनती है कि उनसे लेके देगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये सिर्फ ईरान से पाबंदियां हर तरह की हटा लें और उनको तिजारत खुलेआम करने दें, जिसमें हमारी IPI भी बन जाए, दूसरी लाइन्स भी बन जाए, CPEC भी बन जाए, चाबहार और गवादर भी सिस्टर पोर्ट्स बन जाएं, ये सारी अगर पाबंदियां हटा लेता है तो आई थिंक शायद ईरान इस पे भी रजामंद हो जाए। लेकिन देखिए उनको $200-250 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बहुत अच्छा तारिक हबीब साहब, एक और, सॉरी साजिद हबीब साहब, एक और बात, ये बाय डिफॉल्ट अभी JP मॉर्गन कह रहा है कि अगर वो लगा लेते हैं और जो वो लगाना चाह रहा है, जो कि वो पैसे लेगा टोल टैक्स, वो तकरीबन 600 बिलियन यानी 60 बिलियन से 95 बिलियन डॉलर सालाना है। उस पर अगर ये खत्म हो जाती है सारी, तो बाय डिफॉल्ट डोंट यू थिंक कि दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, और ये जिस तरह अभी आप इशारा कर रहे हैं कि पाबंदियां हटती हैं, तो ये तो एक फाइनेंशियल सुपर पावर के तौर पर बाय डिफॉल्ट इमर्ज करेगा, विच इज डायमेट्रिकली अपोज टू दी जो द विशेस एंड डिजायर्स ऑफ इजराइल एंड अमेरिका। बिल्कुल, देखिए जो पहली दो हमने ऑप्शन बात की है कि अमेरिका देगा, आई डोंट थिंक अमेरिका, इजराइल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इजराइल तो खुद अपने गर्दन स्क्वीज करके अमेरिका की उससे सारा कुछ लेता है। दूसरी ऑप्शन है कि खलीजी ममालिक, आई डोंट थिंक सो, वो प्रेफर करेंगे माइनस UAE। उनका मुझे अभी नहीं पता कि उनका क्या माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा उनका बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रहा है माजरत के साथ। लेकिन सऊदी अरब है, कतर है, ये दो बड़े ममालिक हैं, ये वैसे ही चाहेंगे कि कम से कम आजादाना ट्रेड और तेल की ट्रेड अगर होने दे तो इनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे। व्हाई शुड दे पे, दे विल नॉट पे। ये तीसरी ऑप्शन जो अभी आपने बात की है कि उसको टॉल कहीं साल एक के लिए, 2 साल के लिए लगाने दें, तो कम से कम ये भी एक तरीका होगा, बिकॉज आपने $250 बिलियन की तबाही की है वहां पे, जो इंसानी जाने उसकी तो कीमत ही कोई नहीं है। ठीक, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस रास्ते के ऊपर इनको बीच में पाबंदियां हटाने और मे भी कुछ अर्सा तक टॉल की अगर ये हो जाती है तो ईरान शुड बी हैप्पी विद दैट। सर आपने बात की ताल्लुकात की, ताल्लुकात के लिए पेशरफ्त हुई है। वजीर आजम जो शहबाज शरीफ हैं, उनका 3 ममालिक का अहम दौरा होने वाला है। पहले कल वो जो है सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद कतर जाएंगे, फिर तुर्की जाएंगे, और तीनों ममालिक की क़यादत से उनकी गुफ्तगू होगी, उनकी मुलाकात होगी, और इसमें यह भी कहा जाता है कि शायद फील्ड मार्शल भी जो है वो साथ हों। और इससे पहले एक डेवलपमेंट हुई सर, वो ये हुई कि सऊदी अरब में हमारे JF थंडर्स का एक दस्ता गया, वहां पर हमारे फौजी गए, और ये कहा जा रहा है कि उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी और 50,000 तक ले जाई जाएगी। कतर भी चाह रहा है कि पाकिस्तान उनके साथ जो है वो एक मुआहदा करे, मिस्र भी चाह रहा है कि पाकिस्तान उनके साथ मुआहदा करे, तुर्की ने भी ये तजवीज़ दी है कि एक मुआहदा हो जिसमें मुसलमान ममालिक जो है वो इकट्ठे हों, आगे जाके ईरान को भी उसमें शामिल किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये वही मूव जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहां एक स्पाइलर है पूरे खलीज में जिसका नाम इजराइल है, और यहां हमारा पड़ोसी है वो भारत है।
वो दोनों स्पाइलर्स जो है वो इस खित्ते को चैन से तो नहीं रहने देंगे, अमन से नहीं रहने देंगे। तो ये इत्तेहाद जो है ये बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, कितना अहम है? बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला बनता नजर आ रहा है। पिछले मई से देख लिए कि अमेरिका के होते हुए अभी ईरान की ये वाली जंग शुरू नहीं हुई थी, तो सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान के साथ एक दफाई मुआहदा किया, और अभी 6 दिन हो गए कि हमारे F-16 और JF-17 वहां पे जा चुके हैं। ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान का, जो किसी ईरान या उसके खिलाफ नहीं है। ये सऊदी अरब के साथ सॉलिडेरिटी है, और ये वो स्पेस है जो एक क्रैक हुआ है पिछले साल, जो सऊदी अरब ने पहले पाकिस्तान से मुआहदा करके। मैं समझता हूं कि MBS जो है वो अमेरिका के चुंगल के मिलिट्री चुंगल से आहिस्ता आहिस्ता निकलना चाहते हैं, और खास तौर पे ट्रंप की बदजुबानी के बाद ये चीज बढ़ गई है, जिसकी निशानी ये है कि पाकिस्तान ने उनके कहने के ऊपर इस एग्रीमेंट के तहत ये भेजे हैं जहाज सऊदी अरब के दफा के लिए, किसी ऑफेंसिव पर्पज के लिए नहीं। और मिस्र तो है वो, और तुर्की है तो हमारे साथ शामिल रहे नेगोशिएशंस में, सारा प्लान करने में, और दोनों का मुतफिका फैसला था कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए। तुर्की ऑलरेडी पिछले जून से नाम चल रहा है कि हमारा जो अगला तीसरा पार्टनर होगा इंशाअल्लाह ताला। तुर्की से तो हमारे बड़े जबरदस्त रिलेशंस हैं। अब मैं 4 साल वहां पे रहूं, वो तो पाकिस्तान को कहते हैं कि ये हमारा दूसरा घर नहीं है, हमारा पहला ही घर है, यही ऐसे ही हमारे हैं। तो ये इंशाअल्लाह बढ़ेगा, और ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की जो हेजेमनी जिसको हम कहते हैं, उसकी वस्तायत है, ये उसमें क्रैक्स है। और मैं कहूंगा कि हमारे पिछले साल मई का बज़ाहिर तो हमने किसी को नोबेल इनाम के लिए उसके लिए डेजिग्नेट किया था, लेकिन आई थिंक वो क्रैक डालने में जो हमने भारत की ठुकाई की है उसका भी बड़ा हाथ था, और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा। नहीं सर, इंशाल्लाह हमें नोबेल जो प्राइस है वो भी पाकिस्तान को मिलेगा इंशाल्लाह। सर आपने बात की है कि MBS जो है वो मिलिट्री चुंगल से निकलना चाह रहे हैं, अमेरिका के मिलिट्री चुंगल से, और वो निकल भी रहे हैं। तो इस हवाले से फिर ये तो कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान रिप्लेस करेगा, और अगर बाकी खलीजी ममालिक जिसमें कतर है या कुवैत है या बहरीन है वो भी इस पर सोचते हैं, तो उनको भी पाकिस्तान रिप्लेस कर सकता है उन अड्डों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक मिडिल पावर्स के आने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे अहम जो मिडिल पावर उभर के आई है पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर, बल्कि पिछले साल मई से तकरीबन पिछले 11 महीने के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। और जो डिपेंडेंस है ये वो ग्लोबल नॉर्थ से जो ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट है, जिसको लीड अगर एज ए सुपर पावर कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है। वो ये सिलसिला जो है ये चलेगा, और ये चीज़ डेफिनेटली अमेरिका देखे ना, सऊदी अरब को पैसे की कमी तो कोई है नहीं। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने मकरूज होते हुए भी एटम बम बना लिए, JF-17 बना लिए, इंडिया की धुनाई भी कर दी। ये वो बात करते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमने आपकी धुनाई कर दी ना। तो सऊदी अरब को, कतर को, इनको कोई कमी नहीं है पैसे की। इनको मिलिट्री पावर चाहिए, हम मौजूद हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए। चीन और रशिया मौजूद है इनको हर तरह का साजो सामान देने के लिए, जिस तरह इन दोनों ने आई थिंक दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग जो आप साजिद हबीब साहब, आपने एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब आपने जो कही है वो ये कि ये जो मिड पावर्स हैं ये इमर्ज कर रही हैं, उसमें हम जो है ज़ाहिर लीड भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। तो नाज़रीन, ये एक नए सिनेरियो बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बनेंगे, नए स्ट्रक्चर्स बनेंगे सिक्योरिटी के, और यकीनन उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम होगा। तो एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं क्या $100 बिलियन वापस आएंगे दुबई से या बाहर से, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी आज ये बात की है। तो जाहिर है कि शायद क्या इस सिलसिले में हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मेशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक तो हम माशाल्लाह बहुत हमने हमारी कामयाबी की दास्तानें हैं, हमने जो मई में किया जो ये, और बड़ा रोल है हमारा। ये हमारे घर में ये जो बिजली वाले हैं, आज मुझे कई फ़ोन आए, बिल बिला रहे हैं लोग, इधर से हम तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से सोलर का दिया पाँचा कर दें, और इनसे ये काबू नहीं आते। बड़े से बड़ा दुश्मन हमने जो है उसको ज़ेर कर लिया, मगर ये फितनतुल दवाखिल जो है, ये IPPs, ये वो, तो इनके आगे हम बेकसर मजबूरी रहेंगे। एंड लोड शेडिंग इज आवर डेस्टिनी। डॉक्टर साहब, एक हकायक आपके सामने रखता हूं, काइंडली वो भी लीजिए ताकि हमारी रहनुमाई जो है वो अच्छी तरह कर लें।
कि बिजली का आज जो शॉर्टफॉल है वो 6 से 7 हज़ार मेगावाट जो है वो बताया जा रहा है और हमारी कैपेसिटी 47,000 मेगावाट तक है और बिजली की पैदावार 14 से 15,000 मेगावाट है और बिजली की तलब आज जो है वो 25,000 मेगावाट तक की बताई जाती है। पन बिजली का ये सूरत हाल है कि 20 से 30% जो है बिजली सिर्फ पैदा हो रही है। तरबेला डैम में 14 पावर यूनिट बंद हैं आज। मंगला डैम में भी बिजली की पैदावार कम है, 969 मेगावाट का नीलम जेलम बंद है और एलएनजी के 3 पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद हैं। साहिवाल कोल जो है वो बंद है। नंदीपुर जो है वो कम बिजली पैदा कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन्स जो है वो मुकम्मल सलाहियत से बिजली पैदा नहीं कर पा रही, तरसील नहीं कर पा रही, सॉरी सर। एक सोलर है और एक थरकोल है जिसने पाकिस्तान को बचाया हुआ, बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि पाकिस्तान को बचाया हुआ है। छतों पर अगर सोलर लग जाता या मजीद लग जाता तो यह ज्यादा बेहतर ना होता कि हम एक मुतबादल जराए जो है वो पैदा कर लें ताकि हमें एलएनजी पर वो इन्हिसार ना हो, हमें उस पर दूसरा इन्हिसार जो है वो ऑयल पर ना हो। ये ना हो कि एलएनजी आएगी, गैस आएगी, इंपोर्टेड कोल आएगा तो हम बिजली बनाएंगे। तो हम एक पॉजिटिव से शुरू करते हैं। जैसे काजी साहब आपने फरमाया, पाकिस्तान एक प्रैग्मेटिक मिडिल पावर बन के सामने आया है, ना सिर्फ इस तस्फिये में, और उसने एक ऐसा रोल डिप्लोमेसी में प्ले किया है जिसका दुनिया जो है अब तारीफ कर रही है। एक स्ट्रक्चरल तब्दीली तो हमने पहली अपनी ज़िंदगी में देखी है कि पाकिस्तान का इमेज फ्रॉम बीइंग अ फ्रंट लाइन स्टेट इन एक्टिविटीज़ जहाँ पे टेररिज्म और स्कर्मिशेस एट द बॉर्डर थी, टू वन जो कि एक जिसे कहते हैं स्टेबलाइजर है। दैट्स अ ग्रेट इमेज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल मसले हैं, और एनर्जी एक फंडामेंटल मसला है, वो हल हो गए हैं। सो लेट्स थिंक दिस थ्रू। 90 की दहाई से लेके जो IPPs की पावर पॉलिसी थी जिसमें 17% हमने डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न गारंटी किया। इसकी मैं मिसाल इसलिए देता हूं कि मैंने उस वक्त, मुझे याद है, वजीर खजाना को ये कहा कि आप 17% पे डॉलर पे रिटर्न दे रहे हैं सॉवरन गारंटी खड़ी करके। उस वक्त पाकिस्तान अगर सॉवरन बॉन्ड अपना बेचने जाता तो वो 8.5% पे बेच सकता था ऑन द डॉलर। सो आप खुद सोचिए कि हमने क्या किया कि एक पावर पॉलिसी तब से लेके आज तक की पावर पॉलिसी जिसमें बिजली की, सही बात है, 45,000 मेगावाट की हमने कैपेसिटी लगा ली, जिसमें इंपोर्टेड कोल भी है, इंपोर्टेड LNG भी है, न्यूक्लियर भी हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि पन बिजली यानी कि जो पानी से बन सकती थी, और अभी मैंने उसमें जिक्र वो भी कर दूं, जो हमारे RFO के प्लांट्स लगे आ रहे थे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे थे, तभी हमारा 14 अरब से 18 अरब डॉलर का एनर्जी का इंपोर्ट बिल बना। और बिजली की चूंकि कैपेसिटी पेमेंट बहुत गुना बढ़ गई और अब तकरीबन 3,500-4 हज़ार अरब रुपया हम टोटल पेमेंट करते हैं जो पावर सेक्टर का रेवेन्यू आता है, और उसमें से 70% ये कैपेसिटी पेमेंट है। ये तो है ये सूरत हाल जिसकी वजह से बिजली बहुत महंगी हुई, और कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ जो आप फरमा रहे हैं कि 25% बिजली इस वक्त तकरीबन जो है वो सोलर से है। ये भी याद रखिए कि इसमें से 10 से 20% ऑन ग्रिड है, बाकी सब तो मीटर के बैक पे है, यानी कि सब ऑफ ग्रिड हैं। सो वो ग्रिड पे भी नहीं बिजली दे रहे। ये बात, इसीलिए इस बहरान में लोग कुछ निकल गए हैं क्योंकि वो 40 से 50 रुपए का जो यूनिट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी। इसका जो जिसे कहेंगे ना जो बेसिक्स है वो ये है कि पॉलिसी साजी में जितने सुखम रहे हैं उसकी क्या वजह है। हम बहुत सतही गुफ्तगू कर लेते हैं कि देखिए जी बिजली महंगी हो गई, इसको कम कीजिए। हो नहीं सकता ये, इसलिए कि हमारी कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा है और हम इंपोर्टेड पे आज भी तकरीबन 55 से 60% बिजली बनाते हैं। अब इस वक्त जो बहरान है इज द फॉलोइंग। LNG 9 कार्गोज आते थे, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। LNG के सारे पावर प्लांट्स 9 कार्गोज पे चलते थे, फोर्स मजोर हो गया तो उसकी वजह से LNG बंद हुई, तो आपको ये 2 से 6 घंटे के दरमियान लोड शेड मिल रहा है इस वक्त। मुझे मालूम है कि पावर डिवीजन का कहना है कि 2 घंटे है, बट शायद ग्राउंड रियलिटी इज नॉट दैट। डिफरेंट जगहों पे 2 से 6 घंटे की हमें लोड शेड करनी पड़ रही है। इंपोर्टेड कोल है, इंपोर्टेड न्यूक्लियर है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, और जब फॉसिल फ्यूल पे रैंप अप करते हैं तो उन्होंने बताया कि 3 रुपए बिजली की कीमत बढ़ेगी। ये भी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज आज भी जो पॉलिसी साजी हमने की है उसने हमें यहाँ ला खड़ा किया है कि
जो एक्सट्रैक्शन हो रही है बिजली की वो साउथ टू नॉर्थ हम नहीं कर पा रहे। सो ये भी एक सुखम, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें एक सुखम है। क्यों? क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम क्या है? एट द हार्ट ऑफ ऑल दिस इज अ गवर्नेंस इशू। इट्स नॉट अ सर्कुलर डेट इशू, इट्स नॉट अ मनी इशू, इट्स नॉट अ प्राइसिंग इशू। इशू ये है कि आज भी सारे डिस्कोस सरकार की तहवील में हैं और एक इनएफिशिएंटली 10% कम कलेक्शन करते हैं। और जो दूसरी चीज है वो क्या है, जो आपको T&D लॉसेस हैं वो जो नेपरा से टैरिफ में है उससे ज्यादा करते हैं। ये तो एक बात हुई। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये नॉन कंपेटिटिव सरकार की तहवील में एक 10 डिस्कोस और जनरेशन कोल की भी हो। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें ये सामने आई बात, मैंने देखा कि नेपरा का मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो मटियारी टू लाहौर फैसलाबाद जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 4000 मेगावाट की थी, लेकिन उसमें सिर्फ 2600 मेगावाट या 2800 मेगावाट सिर्फ जो है वो तरसील होता है, बाकी नहीं होता। लेकिन जो टैरिफ लिया जाता है वो 4000 मेगावाट का जो है वो टैरिफ लिया जाता है। ये तो मसाइल हैं सर, लेकिन आज एक पेशरफ्त भी है और बड़ी जो है पेशरफ्त है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा 3 से 4 बरसों में बाहर जो सरमाया गया है बाकायदा तौर पर दुबई में वो $100 अरब गया है, उसमें से 20% आ जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा ताजरों से कि वो बजट तक $10 अरब पाकिस्तान में ले आए तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान में ये सरमायाकारी आ सकती है? हुकूमत किस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करे कि वो पाकिस्तान में आए सरमायाकारी? तो लेट मी फिनिश के अगर काजी साहब मुझसे 3 से 5 साल बाद इंटरव्यू करें तो ये ना कहें कि डॉक्टर साहब आप मसाइल का हल तो देके नहीं गए। हियर्स द आंसर। प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग के लिए, जिसका मतलब है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोलियम और पानी को एक जगह लाना पड़ेगा और स्पीयरहेड करना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को। नंबर 2, नेपरा और ओगरा को कंबाइन करके एक रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूं, वहां पे ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर है ताकि इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर सके। नंबर 3, सारे डिस्कोस को कंपेटिटिवली या तो प्राइवेटाइज करना पड़ेगा या उनको ओपन छोड़ना पड़ेगा कि आपका वो टैरिफ हैदराबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, गुजरावाला में पास होगा जो आपके नुकसानात की अक्कासी करता हो, ताकि जो हम हिडन लॉसेस हैं वो दुनिया को बता सकें। नंबर 4, NTDC को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लाना पड़ेगा ताकि हम ये जो लाइंस हैं हम कैरी कर सकें। नंबर 5, हमें टोटली थर्कोल, पन बिजली और सूरज, इनके अलावा कोई चीज अलाउ नहीं करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में आगे से बिजली बनाएं। सर ये तो बहुत बेहतरीन हल आपने बताया, लेकिन $100 बिलियन पाकिस्तान में आ जाएगा। एक सेकंड, आखिरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि टोटल जो हमारी इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा मोबिलिटी पे। इसका मतलब है हाईवेज पे नहीं हम कैरी करेंगे अपनी 85% फ्यूल, बल्कि रेलवे पे। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये हैं गहरी बातें। आज भी अगर ये नहीं कहेंगे तो 3 साल बाद काजी साहब मुझे इंटरव्यू करेंगे तो हम यहीं खड़े होंगे। अब आ जाएं पैसों पे। देखिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आ सकती है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करना इज द राइट स्ट्रैटेजी। पिछले 15 साल में FDI $1.5 से $2 अरब से ऊपर नहीं गई सालाना की बुनियाद पर। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि आता क्या रहा है। पाकिस्तान से पैसा बाहर जाता रहा है। 17 अरब के एस्टिमेट्स हैं कि ये पैसे शायद मिडल ईस्ट में हैं। इनको वापस लाने के लिए आपको पॉलिसी साजी, रेगुलेटरी निज़ाम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्सेशन को नीचे ड्रॉप करना, ये 4 चीजें। अगेन ये कैसे होंगी, जो शाहिद साहब अगर आपकी ख्वाहिश है तो ये ऐसे होंगी कि आपको प्रोफेशनल BOI बनाना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन सर एक उम्मीद है, क्योंकि वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो चाह रहे हैं और उनकी कोशिश है कि पैसा आ जाए, तो जो आप बात कर रहे हैं हो सकता है कि ऐसा ही हो जाए। हमारी सबकी ये ख्वाहिश है इंक्लूडिंग लीडरशिप्स, मैं समझता हूं और ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तानीज ने प्रॉपर्टीज में पैसे बाहर फंसाए हुए हैं उनको हम पाकिस्तान लाएं, पर प्रॉपर्टी में ना लाएं। हम ऐसे मौके पैदा करें जिसमें वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करें ताकि एग्रीकल्चर इज द बेस ऑन विच एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन पे इस मुल्क को बिल्ड किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आई थिंक वी नीड अ वेरी लॉन्ग सेशन कि जितने प्रेसिंग इश्यूज हैं, मगर मैं अगली दफ़ा जब डॉक्टर साहब को मैं तकलीफ दूंगा, इनवाइट करूंगा, तो ये भी पूछूंगा कि ये जो एक बिजली भी मैं ही बना रहा हूँ, चीनी भी मैं ही बना रहा हूँ और हुकूमत भी मैं ही कर रहा हूँ, ये जो नेक्सस है,
या ये क्या इसको नहीं तोड़ना पड़ेगा हमें कोई भी बेहतरी करने के लिए? बहरहाल ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।